नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है गुनाहगार कौन, माँ या पत्नी। दिया, जरा तुम्हारे भैया के ऑफिस के लिए लंच पैक कर दो, उन्हें देर हो रही है। भाभी राधिका ने अपने 8 माह के बेटे को दूध पिलाते हुए अपनी ननंद राधिका से कहा, भाभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भी कॉलेज के लिए देर हो रही है, आप ही पैक कर दो। राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें अपने भाई का लंच पैक करने का भी टाइम नहीं है। पैसे लेने तो बड़ा आ जाती हो, भैया मुझे ये लेना है, भैया मुझे वो लेना है, और अब एक छोटा सा काम बोला तो टाइम नहीं है। वाह, हाँ तो क्या हुआ, अपने भाई से ही तो मांगती है, तुम्हारे बाप की लाई गई धन में से तुमसे कुछ नहीं मांगती। राधिका की सास लता जी बिगड़ते हुए बोली, राजेश उसको तो पहले ही ऑफिस के लिए देर हो रही थी, ऊपर से इनकी लड़ाई। राजेश जूते पहनते हुए बड़बड़ाते हुए बोला, लंच पैक करने का टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ लड़ने का टाइम सबके पास है। इन लोगों ने तो मेरा घर में रहना ही जन्नूम बना रखा है। बेचारा बिना लंच लिए ही पैर पटकते हुए जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ भागा, लेकिन मुसीबत घर में ही नहीं बाहर भी तो बहुत थी। वह पहले ही इस कला कलेश के चक्कर में 10 मिनट लेट हो चुका था, ऊपर से बस का इंतजार, ना जाने बस कब की कब आए। लेकिन ऑप्शन भी क्या था, लग गया लाइन में। लेकिन बस या तो उसके रूट की आ ही नहीं रही थी, और आ रही थी तो खचाखच भरी हुई। बस स्टैंड पर खड़ा 35 वर्षीय राजेश पिछले 10 मिनट में 15 बार अपनी घड़ी में समय देख चुका था। काश वक्त कुछ देर के लिए ठहर जाए और वह समय पर ऑफिस पहुंच जाए। दोस्तों, कहानी को सुनने के साथ साथ लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, ताकि उसे एक बार फिर बॉस के सामने बेइज्जत ना होना पड़े। शायद इसी उम्मीद से वह बार बार अपनी पुरानी घड़ी, जिसके काले रंग का चमड़े का फीता जगह जगह से उधड़ा पड़ा था, को बार बार देख रहा था। हफ्ते के 6 दिन की नौकरी में वह 3 दिन तो घर से बिना नाश्ता करे और लंच लिए ही आ जाता था। माँ, बहन, पत्नी, बच्चे सब कुछ तो था उसका, लेकिन सबको उससे सिर्फ उम्मीदें थी। औरत होती तो शायद उसे अबला का अवार्ड भी मिल चुका होता, लेकिन वह ठहरा मर्द जिसे दर्द नहीं होता, यह कह कहकर उससे उसका वजूद तक छीन लिया जाता है। जो आदमी दिन रात कमाकर अपने पूरे परिवार का पेट भरे और उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, शायद किसी ने ही उससे यह नहीं पूछा होगा कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपने लिए कुछ लेने का। लेकिन वह बेचारा किसके आगे अपने मन की बात करे। पिछले 15 सालों की नौकरी में एक ख्वाहिश मन में लिए आज तक अपने जूते घिस रहा है कि एक दिन पैसे जोड़कर अपनी खुद की बाइक जरूर लूँगा, लेकिन कैसे लेगा, घर के खर्चे ही पूरे पड़ जाएं, वही उसके लिए बड़ी बात है। किसी की ज़रूरत, किसी के शौक कि तो किसी को आपसी रंजिश में एक दूसरे के बराबर या उससे ज़्यादा चाहिए। माँ चाहती है बेटा सारी तनख्वाह मुझे दे दे, बीवी चाहती है पति की सारी तनख्वाह पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए, बहन उसे हर वो चीज चाहिए जो भाई भाभी के लिए लाया है, और अगर भाई अपनी बहन के लिए कुछ ले आए तो भाभी के मनाने के लिए कुछ चाहिए। अगर बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डाला तो बीवी का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहेगा, और अगर डाल दिया तो पति बेचारा पैसे कहाँ से लाएगा। पत्नी है, नौकरी करना चाहती है, माँ करने नहीं देती, और अगर कर भी ले तो पत्नी साफ साफ कह देती है कि मैं अपनी तनख्वाह में से घर खर्चे में कुछ नहीं दूंगी। एक बहन जिसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि वह घर की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में अपने भाई की शादी से पहले तक तो सहयोग दे सके या अपनी शादी के लिए कुछ रकम जोड़ सके, मगर नहीं, अब वह नौकरी ही नहीं करना चाहती। राजेश ने एक बार फिर अपनी घड़ी को देखा। 9:15 हो चुके थे, यानी कि 9 बजे के ऑफिस में 15 मिनट तो वह अभी से ही लेट हो गया था, और बस आने के बाद जाने का समय 15 मिनट अलग से। उसने अपनी जेब टटोली। ऑटो का किराया लगभग 120 रुपये।
जेब में मिले 70 रुपये, और अगर किसी तरह वह 70 रुपये में शेयरिंग ऑटो कर ले तो घर वापस कैसे आए? 5-10 रुपये तो ऑफिस में भी चाय पानी के लिए चाहिए। पल भर में इतनी सभी बातों को सोचते सोचते उसने अपनी जेब से निकाले 70 रुपये वापस जेब में ही डाल दिए। खैर, जैसे तैसे करके भीड़ भरी बस में चढ़ा। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि बॉस अभी तक नहीं आए हैं। उसने चैन की सांस ली और रजिस्टर में एंट्री करके लग गया अपने काम पर। अब तो भैया किस्मत पर निर्भर करता है। अगर बॉस ने आकर एंट्री रजिस्टर देख लिया तो वहीं उसके साथी कर्मचारियों के सामने क्लास ले ली जाएगी, और अगर नहीं देखा तो शायद एक बार फिर वह बेइज्जत होने से बच जाए। लेकिन बॉस आज शायद मूड में था। रजिस्टर देखकर भी उसने राजेश को कुछ नहीं कहा, बस तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखा। शायद बॉस भी उसकी इस लेट लतीफी का आदी हो चुका था। धक्के खाकर घर पहुंचा तो घर का माहौल वो तो वैसा ही बना हुआ था, ज्यों का त्यों। बीवी सर पर कपड़ा बांधकर सर दर्द का बहाना करके लेटी हुई थी, और बहन वो काम ना करना पड़े इसीलिए अपनी किताब खोलकर बैठ चुकी थी। और माँ, वह तो राजेश को देखते ही दिन भर की लड़ाई और राधिका के सर दर्द के बहाने के बारे में बता रही थी, और राजेश बेचारा एक गिलास पानी के लिए तीनों की तरफ देख रहा था कि कोई मुझे पानी तो पिलाए। घर और घर वालों के व्यवहार को देखकर राजेश के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह तो चाहता था कि इस घर में कभी दोबारा वापस ही न आए। दोस्तों, कहानी को सुनने के साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर छत पर सो गया। लेकिन नींद भी तो खाली पेट नहीं आती, और ऊपर से घर के झगड़े। लेटा लेटा अतीत में खो गया। मात्र 15 साल का था जब पिताजी का निधन हो गया था। उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी 2 छोटी बहनों और माँ की। घर की अर्थव्यवस्था तो पहले ही अच्छी नहीं थी, इसीलिए रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। 15 साल की उम्र से ही खींचता रहा था वह तो इस घर के बोझ को। बालिग होता तो पिताजी की नौकरी मिल जाती, लेकिन ना तो राजेश की उम्र नौकरी करने लायक हुई थी, और ना ही राजेश की माँ इतनी पढ़ी लिखी थी कि उसे पति की जगह नौकरी मिल जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मामा के बेटे पारस को इस शर्त पर नौकरी दिलवा दी कि वह राजेश की पढ़ाई पूरी होने तक उन्हें तनख्वाह का एक अंश देगा। लेकिन काम निकलने के बाद कौन किसको याद करता है। पढ़ाई के साथ साथ काम करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी माँ और बहनों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छी शिक्षा दी थी उसने दोनों बहनों को, और खुद भी तो जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लिया था। 5 साल पहले ही बड़ी बहन ममता की शादी करी थी, और 2 साल पहले खुद की शादी, और अब छोटी बहन दिया की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था। लेकिन अब हिम्मत और शरीर पहले जैसा कहाँ रह गया था। ऊपर से ना तो उसे ठीक से खाना मिलता था और ना ही घर में शांति मिलती थी। बड़ी बहन का स्वभाव दोनों माँ बेटी से अलग था, इसीलिए तो वह इतने बड़े कुनबे को संभाल रही थी। लड़के वालों को सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए थी, इसीलिए राजेश की बड़ी बहन ममता की शादी हो पाई। ममता की तरफ से उसे कोई भी शिकायत नहीं थी। रही बात खुद की शादी की, तो बहुत सारी बातों में राजेश की माँ खुद जिम्मेदार थी। उन्होंने अपने घर और उसकी परिस्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता दिया था। राजेश की तनख्वाह को भी उन्होंने दोगुना कर दिया था। राधिका भी वैसे ही सपने लेकर इस घर में आई, लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता लगा तो उसका भरोसा ही उठ गया ससुराल वालों से। इसीलिए शायद वह हमेशा सबसे खिंची खिंची रहने लगी और अपने में मस्त भी। रात के 11 बज चुके थे। ना तो कोई उससे यह पूछने आया था कि उसने खाना खाया या नहीं, और ना ही यह कि वह ऊपर आकर इतनी गर्मी में क्यों लेट गया। अब तो कभी कभी उसके मन में आने लगा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाए, लेकिन वह ठहरा एक जिम्मेदार आदमी जाए भी तो कैसे। अब तो उसे शक होने लगा था कि घर वाले मुझे प्यार करते हैं या फिर मेरी तनख्वाह को। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि पूरी और देसी घी की भीनी भीनी खुशबू उसे आने लगी। मन का वहम सोच वह आंखें बंद करे ही लेटा रहा।
कि अचानक से किसी ने पीछे से उसकी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लिया और उसकी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी देसी घी डालकर और पूरी का एक निवाला उसके मुंह में धकेल दिया। हाथों के स्वाद मात्र से ही वह पहचान गया था। अरे तुम कब आई? राजेश ने ममता के हथेलियों को अपनी आंखों से हटाते हुए खुशी और हैरानी के साथ पूछा। बस भैया, अभी 2 घंटे पहले ही आई थी। कितने साल हो गए मुझे यहाँ आए। मैंने सोचा क्यों ना आज अपने भैया के जन्मदिन पर आकर उन्हें सरप्राइज दूं। लेकिन यह क्या, मेरे आते ही सबने अपनी अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी और उन्हें तो याद भी नहीं रहा कि आज आपका जन्मदिन है। इसीलिए आज मैंने खुद सबके लिए आपके मनपसंद खाना बनाया है। मैंने सबको अच्छे से डांट लगा दी है। आप अभी नीचे चलें और सबके साथ बैठकर खाना खाएं। और भैया, मुझे आपसे एक और काम था जिसके लिए मैं स्पेशली आपके पास आई हूँ। क्या हुआ ममता, कोई दिक्कत है क्या? कोई जरूर बड़ी बात होगी, वरना अपनी छोटी मोटी समस्या तो तुम अपने आप ही सुलझा लेती हो। राजेश ने कुछ परेशान होते हुए ममता के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। भैया, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे अकेले में बताऊं, लेकिन घर वालों को व्यवहार देखकर मेरे मन में एक विचार आया है और हो सकता है कि मेरी समस्या को दूर करने के साथ साथ आपकी भी समस्या दूर हो जाए। दोस्तों, कहानी को सुनने के साथ साथ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ममता ने राजेश के कान में 10-15 मिनट तक ना जाने कौन सा मंत्र फूका कि राजेश के दिमाग की बत्ती जल गई और दोनों भाई बहन हंसते हुए नीचे आ गए। सबने औपचारिक रूप से राजेश को जन्मदिन की बधाई दी और उससे भूल जाने पर माफ़ी भी मांगी। अच्छा बेटी ममता, जब आई हो तो हफ्ता 10 दिन रुक कर ही जाना। नहीं माँ, रहने दो। वैसे तो मैं भी 10 दिन के लिए आई थी, लेकिन घर की हालत देखकर मेरा यहाँ पर एक दिन भी रहने का मन नहीं है। मैं तो कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। आप लोगों ने अच्छे खासे घर को चिड़ियाघर बना दिया है। और कभी आपने राजेश की तरफ देखा है? कितना कमजोर हो गया है और परेशान रहने लगा है। आप लोगों की ज़रूरतें शौक पूरा करते करते ये खुद के सपने भूल चुका है और आप हैं कि इसे ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाते। ममता बहुत कम बोलती थी, लेकिन जितना बोलती थी स्पष्ट और मुंह पर बोलती थी। फिर सुनने वाले को अच्छा लगे या बुरा, वह उसकी निजी समस्या। ममता अपने माँ को करारा जवाब देकर अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर सोने चली गई। अगले दिन भी ममता ने किसी से कोई विशेष बात नहीं करी। सुबह अपना नाश्ता खुद बनाया और राजेश का लंच पैक करके उसे देते हुए उसी के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गई। ममता की कही बात सबके मन को खटक गई थी और सब जानते भी थे कि ममता ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। आपस के लड़ाई झगड़े में उन्होंने कभी राजेश की तरफ देखा ही नहीं, लेकिन अब जब घर वाले राजेश की तरफ ध्यान देना चाहते थे तो राजेश ने उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। अब वह खुश रहने लगा था और अक्सर ऑफिस से लेट आता और ज़्यादातर रात का खाना बाहर ही खाकर आता था। 1 महीना हो चुका था, लेकिन राजेश अब घर पर बहुत कम समय बिताता था। वह ज़्यादातर बाहर रहता और हमेशा खुश रहता। राजेश के घर वालों को 1-2 बार उनके जानकारों ने बताया कि उन्होंने राजेश को मॉल में किसी लड़की के साथ देखा है। एक बार राधिका को भी राजेश की शर्ट से 2 मूवी की टिकट मिली, लेकिन पूछने पर राजेश बात को टाल मटोल कर गया। और हद तो जब हो गई जब राजेश ने घर पर यह बताया कि इस बार की तनख्वाह वह नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी पूरी सैलरी पहले ही खर्च हो चुकी है। एक तो घर वालों के खर्चे पहले ही राजेश की तनख्वाह से ज़्यादा थे, ऊपर से उन्हें राजेश ने इस बार 1 रुपया भी नहीं दिया था। राजेश की बहन ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और ननद के देखा देखी राजेश की पत्नी राधिका ने भी अपने घर में ही एक छोटा सा पार्लर खोल दिया, जहां घर की औरतें खाली रहने की वजह से हमेशा एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थी और एक दूसरे की गई एक गलती को 1000 तरह के नजरिए से देखती थी। वहीं अब वह अपने काम में व्यस्त रहने लगी और एक दूसरे की गलती को इग्नोर करने लगी।
या फिर कह सकते हैं कि काम में व्यस्त होने के कारण अब कोई भी किसी से ना तो रंजिश रख रहा था और ना ही किसी के खिलाफ कोई साजिश। अब तो जब राजेश घर आता तो सब अपनी तरफ से राजेश के लिए अच्छा करने की कोशिश करते, लेकिन राजेश को तो शायद बाहर की हवा लग चुकी थी। 2 महीने हो चुके थे। राजेश ने घर में अपनी तनख्वाह में से कुछ भी नहीं दिया था। राजेश की तनख्वाह का घर वालों को इतना दुख नहीं था जितना दुख था राजेश का उनसे उखड़ा उखड़ा और नाराज रहना। पत्नी राधिका अपने पति को मनाने की भरसक कोशिश करती, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहती। माँ बेटे के लिए फिक्रमंद रहने लगी थी और बहन वह तो खुद की शादी के लिए पैसे जोड़ने लगी थी। अब तो घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहता था और सब एक दूसरे की बातों को समर्थन भी देते थे। अब तो सब लोग यही चाहते थे कि बस राजेश किसी तरह से उस लड़की के चुंगल से निकल जाए जिस पर वह अपनी पूरी तनख्वाह उड़ा रहा है। एक बार तो राधिका ने खुद राजेश को बाजार में एक लड़की के साथ देखा था, लेकिन राजेश ने राधिका को ही डांट दिया कि इन सब की जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि अगर उसने शुरू से ही अपने पति पर ध्यान दिया होता तो पति किसी दूसरी औरत के साथ घूमना तो छोड़ा उसकी तरफ देखता भी नहीं। राधिका घर आकर बहुत रोई। आज पहली बार था जब उसकी सास और ननंदिया ने उसको संभाला था। सास ने राधिका को पुचकारते हुए उसे विश्वास दिलाया कि वह राजेश को उस औरत के चंगुल से निकाल कर ही रहेंगी, लेकिन घर आने पर तो राजेश घर वालों पर ही भड़क गया और जाकर सो गया। सब जानते थे इसका इलाज केवल एक ही व्यक्ति है जो कर सकता है और वह है ममता। सास ने बड़ी मिन्नतें करके ममता को अगले दिन बुला लिया। शाम को ऑफिस से आने के बाद राजेश ने देखा कि अच्छा ममता आई हुई है। दोस्तों, कहानी को सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसने ममता का हालचाल पूछा और यह कहकर कि मुझे नींद आ रही है सोने चला गया। लेकिन ममता वह तो पूरे घर वालों के साथ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में ही आ गई और राजेश को डांटते हुए कहा, बस करो, और कितना ड्रामा करोगे। अब घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है राजेश, तुम भी अब उस चुड़ैल का साथ छोड़ दो। अच्छा, अगर मैं उसका साथ छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या यह लोग मुझे बाइक दिलाएंगे? ममता की बात सुनकर राजेश जोर जोर से हंसने लगा और राजेश को हंसता देख ममता भी हंसने लगी। जहां घर वालों की जान पर आ रखी थी, वहीं घर वाले इन दोनों भाई बहनों को हंसता देख हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। और राधिका, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि ममता भी अब राजेश की तरफ है। राधिका ने रोते हुए हाथ जोड़कर राजेश से मिन्नत करी कि अगर वह राजेश को बाइक दिला देगी तो क्या राजेश उस औरत का पीछा छोड़ देगा। हाँ भैया, बाइक के आधे पैसे मैं दूंगी, क्योंकि अब मैं अभी से ट्यूशन पढ़ाकर कमाने लगी हूँ, दिया ने राधिका भाभी का साथ देते हुए कहा। राजेश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जिस दिन तुम मुझे बाइक दिलवा दोगे उस दिन मैं उस औरत को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा, और क्या क्या दोगे मुझे? राजेश ने आराम से सोफे पर बैठते हुए घर वालों की तरफ तिरछी निगाह करते हुए कहा, बस करो, बहुत हो गया, आपने भी हद ही कर दी भैया। ममता ने राजेश के गाल पर हल्का सा चाटा मारते हुए कहा और दोनों भाई बहन फिर हंसने लगे। हंसते हंसते ममता ने कहा, मैं बताती हूँ आपको कि असल बात क्या है। जिस लड़की को आप चुड़ैल चुड़ैल कहकर बुला रहे हैं वह तो बेचारी बहुत ही सीधी लड़की है। उसका नाम है दिव्या। वह मेरी सहेली लता की बहन है। कुछ ही दिन पहले उसकी जॉब लगी है और उसकी पोस्टिंग हमारे ही शहर में हुई है। क्योंकि वह इस शहर में नई थी तो मैंने ही भैया से कहकर उसकी मदद करवाई थी। उसे रहने के लिए घर दिलवाने से लेकर उसके सभी जरूरी सामानों की शॉपिंग तक की जिम्मेदारी मैंने भैया को सौंपी थी। इसीलिए भैया ऑफिस के बाद दिव्या को उसका जरूरी सामान की शॉपिंग कराने ले जाते थे और देर होने के कारण वह लोग वहीं बाहर खाना भी खा लेते थे। लेकिन घर की हालत देखकर हम लोगों ने दिव्या के साथ मिलकर आप लोगों के मन में यह वहम डाला था कि भैया अब उस लड़की के साथ रहने लगे हैं और अपनी सारी तनख्वाह उस पर उड़ाने लगे हैं, ताकि जब आप लोगों को घर खर्चे के पैसे भी न मिले तो आपको भैया की अहमियत भी समझ में आए और खुद की भी।
और देखो ना, इसी वजह से अब भाभी और दिया भी खुद कमाने लगे हैं। वह तो बेचारी भैया को राजेश भैया के बिना बुलाते भी नहीं है, और आप लोग हैं कि उसे चुड़ैल की उपाधि दे दी। और नहीं तो क्या मैं अपने इस परिवार को छोड़कर भला किसी और के साथ जाने की सोच भी सकता हूँ? राजेश ने राधिका के आंसू पोंछते हुए कहा। मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी बिल्कुल सुरक्षित रखी है, आप लोग जब चाहें उसमें से पैसे ले सकते हैं। नहीं बेटा, अब हमको सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए अब घर का खर्चा दिया और राधिका उठाएंगे। मैं घर के कामों में इनकी मदद करूंगी। तुम अपनी तनख्वाह के पैसों को जोड़ते रहो ताकि भविष्य में किसी बड़े खर्चे में काम आ सके। और हाँ, एक चीज, यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। राजेश की माँ ने उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा। लेकिन माँ, इसमें क्या है? तुम खुद खोल कर देख लो। राजेश के पूछने पर उसकी माँ ने जवाब दिया। लिफाफे में राजेश की माँ के जोड़े गए पूरे 60,000 रुपए थे। इन पैसों को राजेश की माँ ने राधिका से छुपा कर रखा था, लेकिन अब घर में किसी के मन में कोई पाप नहीं था, इसीलिए उन्होंने यह सारी रकम राजेश को दे दी और उसे सख्त हिदायत दी कि मुझे कल ही अपने घर के दरवाजे पर एक नई बाइक चाहिए, और अगर पैसे कम पड़ते हैं तो तुम अपनी तनख्वाह के जोड़े गए पैसों में से निकाल लेना। आज राजेश खुश था, बहुत खुश, क्योंकि जिनके सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी थी, उन्होंने ही आज उसके अधूरे सपने को पूरा किया था। और शायद यही था एक सुखी और संयुक्त परिवार की परिभाषा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।